नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। जगदीप धनखड़ के बारे में धीरे धीरे जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो ना सिर्फ चौंकाने वाली हैं, बल्कि उनसे यह भी पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें काफी बर्दाश्त किया है, उनके बहुत सारे टेंट्रम्स को नजरअंदाज किया। उनसे यह भी पता चलता है कि उनके टेंट्रम्स को बर्दाश्त करने का परिणाम यह हुआ कि जगदीप धनखड़ का मन धीरे धीरे बढ़ने लगा। वो एक के बाद एक मनमाने डिसीजन लेने की कोशिश करने लगे। अनर्गल बातें तो वो सदन के अंदर और बाहर कर ही रहे थे। सरकार उन्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद वो समझ जाएं, सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को ये लग रहा था कि शायद धनखड़ साहब समझ जाएं, लेकिन समझने की बजाय वो और भी आक्रामक होते गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि वो उन मामलों में भी घुसने की कोशिश करने लगे जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं थे। आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे उन्होंने सरकार की अथॉरिटी को चुनौती देने की कोशिश की, वो भी एक ऐसे वक्त जब प्रधानमंत्री देश से बाहर थे। जी, प्रधानमंत्री मोदी देश से बाहर थे और यहां उपराष्ट्रपति साहब धनखड़ साहब सरकार की अथॉरिटी को चुनौती दे रहे थे। मैं आपको विस्तार से इसके बारे में आज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि यह सब एक दिन में नहीं हुआ। यह सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ। इसमें एक पैटर्न था और शायद धनखड़ साहब का एक बहुत बड़ा मिसकैलकुलेशन था। वो मिसकैलकुलेशन क्या था? मिसकैलकुलेशन यह था कि उन्होंने ये मान लिया कि एक बार उपराष्ट्रपति बन जाने के बाद अब उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उन्हें कोई हिला नहीं सकता, कम से कम तब तक जब तक उनका कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता, 2027 तक। उन्हें लगता था कि चाहे वो जो भी कर लें, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार उन्हें हटाने का जोखिम नहीं लेंगे, क्योंकि इससे उनकी बदनामी होगी। इस रिस्क को मोदी नहीं लेंगे, ये ख्याल था जगदीप धनखड़ साहब का। लेकिन ये उनका सबसे बड़ा मिसकैलकुलेशन साबित हुआ। वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री मोदी उन लोगों में से हैं जो रिस्क लेने से कभी पीछे नहीं हटते। अब देखिए, पहले तो उन्होंने प्रोटोकॉल का बहाना शुरू किया। दरअसल प्रोटोकॉल का ऐसा नशा चढ़ा उनके ऊपर कि वो अपने आप को प्रधानमंत्री से भी ऊपर समझने लगे। वो ये भूल गए कि टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में प्रधानमंत्री के ऊपर होना एक बात है, लेकिन वो ये भूल गए कि भाई उनके पास कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है, राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। लार्जली ये सेरेमोनियल पोस्ट है, कोई एग्जेक्टिव पावर नहीं है। और प्रधानमंत्री तो भाई देश चलाते हैं। तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस में नंबर 1 पे राष्ट्रपति हैं, नंबर 2 पे उपराष्ट्रपति हैं, तीसरे पे प्रधानमंत्री हैं, तो हम प्रधानमंत्री से ऊपर हो गए। ये तो आश्चर्य की बात है। और वो भी एक ऐसा व्यक्ति जो इतना सीनियर लॉयर रहा है, जो अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट कहता है। इतने सीनियर लॉयर हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में सीनियर लॉयर रहे, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी सी बात उनको समझ में नहीं आती। अब देखिए कि इस भ्रम में उन्होंने कौन कौन सी गलतियां की। और यह भी मैं आपको बताऊं कि इन सब के बाद, छोटी छोटी गलतियों के बाद, उन्होंने एक ऐसी बड़ी गलती की जिसने प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास तोड़ दिया। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला कर लिया कि अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, धनखड़ साहब को अब कुर्सी से हटाना ही पड़ेगा। बाद में ये जो मामला हुआ संसद में, वो तो एक ट्रिगर था। धनखड़ साहब ने अपने व्यवहार से, अपनी करतूतों से प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल उन्हें परेशान कर दिया था और प्रधानमंत्री मोदी ने मन बना लिया था। मैं इस सब के बारे में आपको एक एक करके बताऊंगा। देखिए, पहले तो उन्होंने अपने लिए राष्ट्रपति के जैसा प्रोटोकॉल मांगा। उन्होंने कहा कि मेरे काफिले में मर्सिडीज गाड़ियां होनी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ियां मेरे काफिले में होनी चाहिए। ये मांग की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। जब वो नहीं मिली, क्योंकि देखिए उसका बड़ा प्रोटोकॉल होता है, हर चीज तय होता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ कह दिया आपको मिल गया। सरकार ने कहा कि भाई इसमें व्यवहारिक मुश्किलें हैं। तो जब वो नहीं मिली तो मन में कड़वाहट पाल ली। वो पूरा अपना कैवलकेड चाहते थे कि बिल्कुल वैसा हो जैसे प्रधानमंत्री का होता है या राष्ट्रपति का होता है। उनका कहना था उनके समकक्ष होना चाहिए। सरकार वो बात नहीं मान सकती थी, और जब वो नहीं मिली तो उनके मन में कड़वाहट आ गई। उन्होंने कड़वाहट पाल ली और धीरे धीरे बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे उनके अंदर की ये जो कड़वाहट थी वो और भी बढ़ती गई। अब देखिए, ईरान में जाकर के उन्होंने क्या किया, एक श्रद्धांजलि सभा में वहां गए वो पार्टिसिपेट करने। वहां जाकर के उन्होंने कहा कि जो होटल हमारे लिए बुक हुआ है वो हमारे रुतबे के लायक नहीं है।
वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनके ऊपर वो बरस पड़े, बोले क्या किया है तुमने, ये होटल मेरे स्टेचर के लायक नहीं है। जो डिप्लोमेट्स थे उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि ये सारा जो अरेंजमेंट है वो तो ईरान की सरकार ने किया है, लेकिन उन्होंने वहाँ भी उनकी जमकर क्लास लगाई डिप्लोमेट्स की, ऐसी खबरें आई। अब आप समझिए कि आप एक दूसरे देश में गए हैं, व्यवस्था वहाँ की सरकार ने की है और आप इसको एक इश्यू बना रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि धनखड़ की एक बहुत बड़ी शिकायत ये थी कि भाई उन्हें वो प्रोटोकॉल ही नहीं मिल रहा है जिसके वो हकदार थे। पता नहीं उन्होंने मन में क्या पाल लिया था कि उनके पास कौन सा प्रोटोकॉल है। अच्छा, उन्होंने एक चीज को और भी इशू बनाया। ये सारी चीजें धीरे धीरे सामने आ रही हैं। उनका ये कहना था कि उनको उस तरह से विदेश जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है जैसे पहले के उपराष्ट्रपतियों को दिया जाता था। अब हामिद अंसारी साहब तो बार बार विदेश जाते थे, उनको ये लगता था धनखड़ साहब को कि उनको भी बार बार विदेश जाने का मौका मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार इसके लिए अग्री नहीं कर रही थी, तो ये भी उनके मन में ये बात बैठ गई। कहते हैं कि उपराष्ट्रपति के ऑफिस ने सरकार को ये पत्र लिखा कि भाई उन्हें क्यों विदेश जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अब देखिए, ये कोई ऐसी चीज है उसके लिए कि इतना सीनियर आदमी इसको एक बड़ा इशू बना दे विदेश जाने को लेकर के। बट ये बातें धीरे धीरे सब सामने आ रही हैं। एक चीज और भी हुई है, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल हैं पीसी मोदी, अभी उनको एक्सटेंशन मिला है। आप जानते हैं जब सरकार उनको एक्सटेंशन दे रही थी तो अब ये खबर ऐसी आ रही है कि धनखड़ साहब ने कहा कि नहीं, मुझे पीसी मोदी नहीं चाहिए, मुझे एक दूसरा ऑफिसर चाहिए। अब इनको बताया गया कि भाई ऑफिसर तय करना आपका काम नहीं है, ये सरकार करती है, ये सरकार का काम है। लेकिन वहां भी वो बिल्कुल चाह रहे थे कि अपने पसंद के ऑफिसर को वहां पे वो रखें। तो समझिए कि वो हर उस सीमा को पार कर रहे थे जिसको सरकार बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। और इन सारी वजहों से सरकार और धनखड़ के बीच की ये दूरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक और चीज है, जुडिशरी के ऊपर वो जिस तरह से बयानबाजी कर रहे थे, उससे सरकार और जुडिशरी के बीच कड़वाहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। एक बात आप ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये मानते हैं कि जुडिशरी में रिफॉर्म होना चाहिए, कॉलेजियम से वो भी खुश नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी सार्वजनिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहते हैं, जजों के बारे में कुछ कहते हैं? जब कभी उनके मंत्रियों ने ऐसी बात की तो प्रधानमंत्री ने एक्शन लिया है। आप याद कीजिए, किरण रिजिजू लॉ मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने कॉलेजियम को लेकर के एक टिप्पणी कर दी, प्रधानमंत्री ने उनका मंत्रालय बदल दिया। और यहाँ उपराष्ट्रपति सदन के अंदर और सदन के बाहर सीधे उन्होंने निशाना लगाया हुआ था जुडिशरी के ऊपर। वो चूंकि एक फॉर्मर लॉयर हैं तो उनकी अपनी पसंद नापसंद है, बेंच को लेकर के वो खुश रहते हैं, नाराज रहते हैं, बहुत सारी बातों को कहते हैं। अब खबर यह है कि एक कार्यक्रम में एक सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वहां उनको एक मंत्री मिल गए, तो उन्होंने शिकायत की। उन्होंने कहा कि भाई बताइए, ये उपराष्ट्रपति हैं और वो इस तरह की बात करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, तो क्या ये माना जाए कि ये सरकार की भी राय है? क्या सरकार उपराष्ट्रपति के माध्यम से ये बातें कहवा रही है? तो सोचिए सरकार को किस तरह के एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा था। धनखड़ साहब इन बातों को नहीं समझ रहे थे। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने तो यहां तक एक पॉडकास्ट में कहा है कि कुछ फॉर्मर चीफ जस्टिसेस, कुछ पुराने मुख्य न्यायाधीश मिलने के राष्ट्रपति से और उन्होंने जाकर के इस बारे में अपना विरोध दर्ज करवाया कि भाई देखिए, उपराष्ट्रपति जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और इससे मैसेज ये जाएगा कि सरकार ये बात उपराष्ट्रपति से कहलवा रही है। तो आप समझिए कि किस तरह से ये मामला एस्केलेट हो रहा था और धनखड़ साहब बिल्कुल इसको समझने को तैयार नहीं थे। अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अब ये बात जो सामने आ रही है कि धनखड़ साहब ने प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में एक ऐसा अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की, एक ऐसी नियुक्ति करने की कोशिश की जिसका उन्हें अधिकार नहीं था। और उस घटना के बाद सरकार और धनखड़ साहब के रिश्ते फिर सुधर नहीं सके, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री को ऐसा लगा कि भाई इस ऐसी चीजों को माफ नहीं किया जा सकता जहां पे आप लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहे हैं, जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है आप वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अब खबर यह है कि अप्रैल में धनखड़ साहब ने एक ऐसा अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जिसको करने का अधिकार सिर्फ एसीसी को है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट को है। और जब उन्होंने ये कोशिश की तो सरकार को ऐसा लगा कि ये तो एक तरह से तख्ता पलटने जैसी कोई सिचुएशन हो गई है, जहां पे जो उनको अधिकार नहीं है वही काम वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है, ये एक की डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो सरकार के बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स पे फैसला लेती है।
भारत सरकार के बड़े बड़े अपॉइंटमेंट से फैसला लेती है। टॉप लेवल पोस्ट जो हो गया आपको सिविल सर्विसेज में, सेक्रेटरी लेवल के जो पोस्ट हो गए, उसके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं और जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनमें जो नियुक्तियां होती हैं वो एसीसी करती हैं। इनमें प्रधानमंत्री होते हैं, उसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा इसमें गृह मंत्री भी होते हैं। तो एक ऐसा पद जहां पर नियुक्ति करने का अधिकार एसीसी को था, वो नियुक्ति करने की कोशिश की धनखड़ साहब ने। सवाल है वो कौन सा पद था? देखिए, खबर यह है कि धनखड़ साहब एक जूनियर ऑफिसर को संसद टीवी का सेक्रेटरी और इंचार्ज बनाना चाह रहे थे, एक जूनियर ऑफिसर को। क्योंकि जो सेक्रेटरी थे आर पुहनानी, वो स्किल डेवलपमेंट सेक्रेटरी के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हो गया था, तो उनकी जगह पे एक नया सेक्रेटरी रखना था। अब खबर यह है कि धनखड़ साहब एक जूनियर ऑफिसर को संसद टीवी का इंचार्ज बनाना चाह रहे थे, सेक्रेटरी बनाना चाह रहे थे। लेकिन ये जो पोजीशन है वो एसीसी पोस्ट है, एसीसी उसका अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन धनखड़ साहब ने वो अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की। भाई ये समझने की जरूरत है कि जो अपॉइंटमेंट एसीसी करती है वो कोई और नहीं कर सकता। राज्यसभा ऑफिसर को अपॉइंट नहीं कर सकती, वैसे ऑफिसर्स को, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, इवन प्रेसिडेंट हो, वो अपॉइंटमेंट्स ऐसे नहीं कर सकते। वो सब एसीसी करती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट। लेकिन धनखड़ साहब ने संसद टीवी के चीफ की नियुक्ति करने की कोशिश की, और वो भी ऐसे वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बाहर थे। यह अप्रैल महीने की घटना है। अब जैसा मैंने कहा, प्रधानमंत्री बाहर थे। अब जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनमें बिल्कुल हड़कंप मच गया। कह रहे ये क्या हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत थी। और उन्होंने रोकने की कोशिश की। धनखड़ साहब सुनने को तैयार नहीं थे। तो आपको पता है, उस ऑफिसर को कॉल किया गया जिस ऑफिसर को वो नियुक्त करना चाहते थे। खबर यह है कि उसको कॉल किया गया और उसको कहा गया कि भाई तुम ज्वाइन नहीं कर सकते, तुम ज्वाइन मत करना, क्योंकि अगर तुम ज्वाइन करते हो तो ये गैर कानूनी होगा, इल्लीगल होगा, और ये एक संवैधानिक संकट पैदा करेगा। आप सोचिए, धनखड़ साहब सुनने को तैयार नहीं है, और जिस ऑफिसर को वो नियुक्त करना चाहते हैं सीधे उसको फोन करके कहा जाता है कि भाई तुम ज्वाइन नहीं करोगे क्योंकि तुम्हारा अपॉइंटमेंट गैर कानूनी होगा और तुम ये मत करना। अब बहुत सारे कॉल्स हुए उस समय, पीएमओ, राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, जो दूसरी कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज हैं, सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हुआ, और इस संकट को कैसे टाला जाए इसके लिए सब लोगों ने बैठ करके बातचीत की। ऑफिसर को समझाया गया। ऑफिसर को यहां तक कहा गया कि तुम लीव पे चले जाओ। ऑफिसर ने कहा कि मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल स्थिति है। तो ऑफिसर को कहा गया कि भाई तुम लीव पे चले जाओ, छुट्टी पे चले जाओ, अगर तुम्हारे ऊपर दबाव बढ़ता है तो। समझ गए? और ऐसी गलती मत करना। अब सोचिए किस तरह का संकट है भाई। उपराष्ट्रपति सुनने को तैयार नहीं है और इस ऑफिसर को समझाना पड़ रहा है। ये सारी खबरें मीडिया में आ गई हैं, ये छिपी नहीं है, अब पब्लिक डोमेन में है ये। तो देखिए, निश्चित रूप से धनखड़ साहब ने लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश की, और प्रधानमंत्री मोदी और सरकार की नजरों में उन्होंने अपना विश्वास खो दिया। उसके बाद सोमवार को सदन में जो कुछ हुआ वो तो बस ट्रिगर था, क्योंकि धनखड़ साहब ने भी मन बना लिया था। उनको ऐसा लगा कि अब सरकार तो मेरी बात सुन नहीं रही है, तो अब जितना परेशान कर सकते हैं कर सकते हैं। वो राजी हो गए कांग्रेस का गेम खेलने के लिए। कांग्रेस के गेम के तहत राज्यसभा में उन्होंने एक ऐसा मोशन एक्सेप्ट कर लिया जो एक तरफा था। कहाँ लोकसभा में सरकार ये कोशिश कर रही थी कि जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में एक कंसेंसस बना करके एक यूनिफाइड फेस की तरह संसद में इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, उनके इम्पीचमेंट को। वहीं राज्यसभा में कांग्रेस ये चाहती थी कि क्रेडिट हम ले लें जस्टिस यशवंत वर्मा को इम्पीच करने का, और जो उपराष्ट्रपति साहब थे वो इस पूरे प्रकरण में पूरी तरह से कांग्रेस के साथ आ गए। लेकिन ये एक ट्रिगर था, इस बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया है। लेकिन वो एक ट्रिगर था, चीजें बिल्डअप हो रही थी, ये बस ट्रिगर बन गया। धनखड़ साहब का जाना तय था, क्योंकि उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे और वो बात समझने को तैयार नहीं थे। इस बार भी जब ये घटना हुई है उसके बाद 3 बार जा करके वरिष्ठ मंत्रियों ने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल समझने को तैयार नहीं थे। सरकार को ऐसा अंदाजा था, इसलिए सोमवार को जो कुछ हुआ वो ट्रिगर था। धनखड़ साहब ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि नरेंद्र मोदी ने ये मन बना लिया था कि भाई अब इनको रोकने का कोई मतलब नहीं है, इनको जाना ही होगा। अच्छा, मैं एक दूसरा सवाल उठाता हूं। देखिए, ये तो उपराष्ट्रपति थे तो सरकार ने इनको आसानी से हटा दिया। सोचिए अगर वो राष्ट्रपति होते तो क्या होता। अगर सरकार उनको राष्ट्रपति बना देती
तो फिर क्या होता? तो वो कितने खतरनाक हो जाते, क्योंकि फिर उनको हटाने के लिए तो 2/3 बहुमत चाहिए आपको, जो मोदी सरकार के पास नहीं था। तो सोचिए कि अगर वो राष्ट्रपति बन जाते तो फिर वो कांग्रेस के साथ मिलकर क्या कर सकते थे? कांग्रेस के साथ मिलकर वो सरकार के लिए ऐसी मुश्किल पैदा कर सकते थे जिससे कि संवैधानिक संकट खड़ा हो जाता। बस मुझे ख्याल आया कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या हो सकता था। सवाल यह है कि जो सत्यपाल मलिक और धनखड़ साहब का ये जो एपिसोड हुआ है, इससे सरकार के लिए क्या सबक है? सबक यह है कि संवैधानिक पदों पे आप उन्हीं लोगों को बिठाएं जो आपकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, जो आपके कैडर हैं। उनमें लाख कमियां हो सकती हैं, वो ऐसा संवैधानिक संकट पैदा नहीं करेंगे, वो आपकी पीठ में छुरा नहीं भोंकेंगे। ये हर कोई समझता है कि राजनीति में दूसरी पार्टियों से आए हुए लोगों को भी एडजस्ट करना पड़ता है, मजबूरियां होती हैं, लेकिन संवैधानिक पदों पे अगर आप इस तरह के लोगों को बिठाते हैं, ये 2 उदाहरण तो हो गए ना, सत्यपाल मलिक और धनखड़ साहब का, तो इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है और कई बार चीज़ें आपके वश में भी नहीं रह सकती हैं। सोचिए अगर धनखड़ साहब राष्ट्रपति होते तो फिर क्या होता। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नज़र बनाकर रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।